रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 28। अब तक कुछ देर बाद विक्रम की रिपोर्ट आती है और इस बार रिपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में साफ था कि विक्रम की बॉडी में वही खतरनाक ड्रग मिला है जो सानिया ने उसे दिया था, और उस ड्रग की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसके शरीर के ऑर्गन्स पर काफी गहरा असर पड़ा था। डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा, मिस्टर सहाय, अभी तक आपका लाइफ सुरक्षित है, पर अगर एंटीडोट अभी नहीं दिया जाता तो आप समझ सकते हैं कि आगे आप कभी बाप नहीं बन पाते। बस ये सब सुनना था। उसके बाद तो विक्रम का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। वो गुस्से में पागल हो जाता है, पर डॉक्टर उसे सख्त आवाज में रोकता है और कहता है, अगर आपने अभी ज्यादा स्ट्रेस लिया तो हो सकता है जो अभी नहीं हुआ वो आगे हो जाए। विक्रम डॉक्टर की बात सुन उसे अपनी खूनी लाल आंखों से घूरता है। डॉक्टर और उसकी टीम डर के मारे वहां से भाग जाती है। वहीं विक्रम गुस्से में जोर से चिल्लाता है, सानिया, सानिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसका तुम वक्त आने पर भुगतना। हाँ हाँ हाँ, जो तुमने मेरे साथ किया अब वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। देखो, तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम मुझे अपना बना लोगी? कभी नहीं। अब तुम तुम्हारी मौत को गले लगाओगी। अब आगे देर रात एक सुनसान जगह पर दो कारें आमने सामने आकर रुकती हैं। उन दोनों में से एक आदमी उतरता है। एक कार से विक्रम के पिता मनोज सहाय और दूसरे से मनीष। मनीष पहले से ही तनावग्रस्त था। वो गुस्से में अपनी कार से उतरता है और मनोज के ऊपर आग बबूला होते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया है मिलने? कौन सा पहाड़ टूट गया था तुम्हारे ऊपर? एक तो मैं पहले ही इतनी दिक्कतों में हूँ और तुम और आ गए मेरी परेशानी बढ़ाने वाले। उनकी बात सुन मनोज, जो पहले से ही गुस्से में बौखलाया हुआ था, वो जाकर सीधा मनीष के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसकी कॉलर पकड़कर भयंकर गुस्से में कहता है, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मैं बर्बाद होने के कगार पर हूँ। मार डालूंगा तुझे तो मैं। इतना बोल वह मनीष को झिंझोड़ने लगता है। अचानक मुक्का पड़ने से मनीष पहले तो हैरान था, पर मनोज को मारते देख वह पीछे क्या हटना। वह भी गुस्से में मनोज को मारते हुए कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज ज्यादा पी ली है क्या? क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? मैंने क्या किया जिसकी वजह से तू बर्बाद होने वाला है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मनोज मनीष को जोर से धक्का देते हुए, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तू कौन है। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कमीने, पर एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर मैं बर्बाद हुआ तो मैं तुझे भी लेके डूबूंगा। याद रखना, मनोज सहाय नाम है मेरा। मेरी पहचान कहाँ तक है तू सोच भी नहीं सकता। मनीष मनोज की बात सुन हंसने लगता है और हंसते हंसते ही कहता है, क्या कहा? पहचान? तेरी पहचान क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ, पर तूने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। मैं क्या चीज हूँ ये आज तक कोई जान नहीं पाया है, इसलिए सोच समझकर बात कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब चुपचाप बता क्या हुआ है? क्यों बौखलाया हुआ है तू इतना? मनोज मनीष की बात सुन कुछ शांत हो जाता है और एक बार फिर उसे वो सारी बातें याद आती हैं कि सानिया केसर की बेटी नहीं है। वो फिर गुस्से में बौखला जाता है और कहता है, तूने मुझे फंसाया है मनीष। वो सानिया कुश की बेटी नहीं, कुश की बस एक बेटी है और बहन है मायरा। शान और सानिया कुश के बच्चे हैं ही नहीं, और मैंने इसलिए विक्रम की सगाई सानिया से कराई थी ताकि मुझे कुश की जायदाद चाहिए थी। पर अब सब बर्बाद हो गया, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। मनीष की आंखें उसकी बात सुन गहरी हो जाती हैं। वो इंसान बनते हुए कहता है, मैंने क्या किया इसमें? अगर सानिया कुश की बेटी नहीं है तो इसमें मेरा क्या लेना देना? मनोज अपना दांत पीसते हुए, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुझे शुरू से पता था कि शान और सानिया कुश के बच्चे नहीं हैं। बोल, पता था न तुझे? और मुझे अच्छे से पता है कि वो दोनों किसके बच्चे हैं। मनीष आंखों में क्रूरता लाते हुए, किसके बच्चे हैं और क्या पता है तुझे? मनोज पूरे गुस्से में चीखता है, मुझे पहले ही शक था तुम पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि कुश माही के अलावा कभी किसी और औरत को देखेगा भी नहीं। और एक बार जो गलती हुई उससे ड्रग की वजह वीर हुआ, वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पर फिर जब कुश शांत रहा तो मुझे लगा हो सकता है कि वो दोनों उसी के बच्चे हों, पर अब सब सामने हैं। सबको पता है वो दोनों कुश के बच्चे नहीं हैं, और मैं जानता हूँ वो दोनों तेरी औलादे हैं। मनोज मनीष की तरफ उंगली उठाकर
क्योंकि तू ही है जो कविता को लाया है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। और मैं जानता हूँ कि तूने जानबूझकर कविता के साथ बच्चे पैदा किए होंगे ताकि तू कुश को ये दिखा पाए कि उसकी बीवी तेरे बिस्तर पर है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू कितना कमीना और कितना फरेबी हो सकता है। तूने ये सब जानबूझकर किया। मनीष मनोज की बात सुन कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक और पागलपन भरी चमक आती है। फिर वह अचानक हंसने लगता है। वो जोरदार ठहाके लगाकर कहता है, हाँ हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये सब मैंने किया। वो दोनों मेरे ही बच्चे हैं। तो क्या? हाँ, तूने ये भी सही कहा। मैंने जानबूझकर शान और सानिया को पैदा किया। नहीं तो मैं कविता का गर्भपात भी करा सकता था, और मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मनीष की आवाज में अब गर्व और पागलपन था, क्योंकि मैं कुश को दिखाना चाहता था कि देख, तेरी बीवी, तेरे बच्चों की माँ, मेरे बिस्तर पर। उसकी आदत है हमेशा परफेक्ट होने की, पर उसकी किस्मत यहाँ थोड़ी खराब हो गई, क्योंकि उसकी बीवी उसके साथ होते हुए भी मेरे साथ रहती थी। मनीष रुकता है और फिर अजीब तरीके से झुककर कहता है, तुझे क्या पता मुझे कितना सुकून मिलता था कुश के बिस्तर पर उसकी बीवी के साथ वो सब करके, एक संतोष जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता था। उसकी आंखों में पागलपन चरम पर था, पर मैं ऐसा उसकी दूसरी बीवी के साथ भी करना चाहता हूँ। मेरी माही, वो तो मेरी जान। देखा, एक दिन मैं और माही भी ऐसा ही करेंगे, और कुश मेरे सामने घुटनों पर होगा। हाँ हाँ हाँ। इतना बोल मनीष एक अजीब सी सनकी हंसी हंसने लगता है। वही मनोज उसकी, मनीष की बात सुन हैरान नहीं बल्कि भयभीत था। वो मन ही मन कांपते हुए कहता है, ये आदमी तो सिर्फ पागल नहीं, ये एक सनकी है। फिर वो डर को दबाकर मनीष को देखकर कठोर आवाज में कहता है, किस पागलपन की दुनिया में जी रहे हो मनीष? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कविता के साथ जो गंदा खेल खेल रहे थे, इससे कुश को कोई फर्क पड़ता होगा? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, न कभी पड़ा। और रही बात माही की, तो कितने दशकों से उसके पीछे हो तुम, शायद बचपन से, पर क्या वो तुम्हें मिली? नहीं, और न कभी मिलेगी। पहले तो कुश था, पर अब उसकी बेटी तुम्हें अपने खूनी मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगी। मनोज की बात खत्म होते ही मनीष की आंखों में पागलपन की लपटें उठती हैं। वो बिजली की तरह लपककर गरजते हुए मनोज का गला जंगली तरीके से दबोच लेता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मैंने माही को पाने और ये पूरी जायदाद हड़पने के लिए क्या क्या किया है, कितनों को मैंने खून में नहलाया है, तू सोच भी नहीं सकता। और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। मनीष का हाथ मनोज की गले पर लोहे की तरह कस जाता है। वो मनोज को जोर से झिंझोड़ता है और ठंडी, खूनी आवाज में फुसफुसाता है, अभी भी मेरे पास एक हथियार है जो अकेला ही उन सबको खत्म कर सकता है। इक्का है मेरे पास, मेरा इक्का। इतना बोल मनीष जोरदार झटके से मनोज को धक्का देता है। मनोज हाँफते हुए पीछे गिरता है। मनीष उस पर गरजता है, तुझे मेरे मामलों में अपनी नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी माही और मेरी प्रॉपर्टी सब मेरे पास चलकर आएगा। अब बकवास बंद कर। तू ये बता, तूने मुझे यहाँ अपनी परेशानी के लिए बुलाया था या कुछ असली काम है? मनोज अपने गले को रगड़ते हुए सांसें खींचता है। उसकी आवाज डर और कड़वाहट से फटी हुई थी। वो कहता है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ मनीष, खत्म हो गया। मैंने मार्केट से और अंडरवर्ल्ड के लोगों से करोड़ों का कर्ज उठाया है, ये दिखाकर कि कुश की बेटी से मेरे बेटे की शादी होने वाली है और कुश की सारी जायदाद उसकी बेटी की है। मैंने अंडरवर्ल्ड के से भी बहुत बड़ा कर्ज लिया है एक नए प्रोजेक्ट के लिए, और अगर ये बात बाहर आई कि जिस बेटी के नाम पर मैंने ये सारा जाल बुना वो कुश की बेटी है ही नहीं, तो वो मेरा खून पी जाएंगे। मुझे उनका सारा पैसा अभी के अभी वापस करना पड़ेगा। उसकी बात सुन मनीष एक पल के लिए ठहर जाता है। उसके होठों पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान तैरती है। वो आराम से गर्दन को दाएं बाएं घुमाता है, जैसे कोई ज्यादा ही तुच्छ बात सुन रहा हो। फिर खामोशी को तोड़कर वो व्यंग्य से कहता है, तो देना वापस, इसमें दिक्कत क्या है? मनोज का चेहरा फट जाता है। वो दहाड़ता है, अरे कहाँ से कर दूं? 50% से ज्यादा पैसा मैं उड़ा चुका हूँ, प्रोजेक्ट में लग चुका है। अब मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ? मनीष मनोज की अक्षमता सुन उसे घूरता है। उसकी आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी थी। तू मुझे कमीना कह रहा था? अभी तू खुद कितना बड़ा कमीना है, तुझे पता भी है? तूने करोड़ों रुपये अपनी अय्याशी में उड़ा दिए, और अब तू मुझसे मदद मांग रहा है? वाह!
मनीष उसके पास आता है और उसकी आंखों में झांक कर कहता है, पहले तूने इस प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई को मारना चाहा, याद है? उसका बेटा घर का असली वारिस था, पर साला वो उस हमले से बच गया। नसीब अच्छा है उस कमबख्त का। कुश और उसका दोस्त, दोनों दोस्तों की किस्मत बहुत अच्छी है, पर उसका बेटा अगर मर जाता तो सब कुछ ऑटोमेटिकली तुझे मिल जाता और तेरे बेटे को। पर तूने सारा पैसा अपनी ऐश और नाजायज धंधों में डुबो दिया। तूने गैर कानूनी काम किए और अब तूने कुश के नाम से बाजार से पैसे उठाए। गिद्ध है तू, गिद्ध। मनीष अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, पर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले ही तेरा बहुत साथ दे चुका हूँ। तेरे भाई को मारने में मदद की, तेरे बिजनेस को बढ़ाया, तेरी अंडरवर्ल्ड से पहचान कराई। अब बस। मनोज गुस्से में चीख उठता है, पर ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। अगर तू मुझे पहले बता देता कि सानिया कौन है तो मैं ये कर्ज कभी नहीं लेता। मनीष उसे बीच में ही काटता है, उसके चेहरे से नफरत झलकती है। सानिया अब मेरी कोई नहीं है, वो मेरे किसी काम की नहीं, समझा? मनोज ठहर जाता है, वो कुछ सोचता है और फिर धीमी खतरे से भरी आवाज में कहता है, देख मनीष, हम इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकते कि सानिया कौन है। इससे सिर्फ मेरा नहीं, तुझे भी नुकसान होगा, सोच। मनीष ठंडी मुस्कान देते हुए मनोज के चेहरे के डर का मजा लेता है। वो कहता है, मैं अपना नुकसान देख लूंगा, और अगर तुझे इस नुकसान से बचना है तो इसका एक ही तरीका है, इस खबर को बाहर जाने से रोकना होगा। मनीष, उसकी आंखों में शैतानी थी, और उसके लिए तुझे राठौर मेंशन में किसी को खत्म करना होगा। और अगर वो कुश की प्यारी बेटी हो तो तेरी सारी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, सोच ले। मनीष अपनी बात जारी रखता है, या फिर दूसरा विकल्प है, वो जमीन जो तेरा बाप अपनी प्यारी पोती के नाम करने वाला है, सुना है, बहुत कीमती है वो, और तू उसके भी पीछे है, तो क्यों ना तू उसे अभी ही ले ले, अब सब तेरे हाथ में है। इतना बोल मनीष गुस्से और तिरस्कार से भरा हुआ वहां से चला जाता है। वही मनोज अभी भी अपनी जगह स्तब्ध खड़ा था। वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका जितना भी पैसा है वो सब चला जाएगा, और हो सकता है इससे उसकी जान को भी खतरा हो। अंडरवर्ल्ड के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे इस खतरनाक खुलासे को बाहर जाने से रोकना ही होगा। कुछ देर गहनता से सोचने के बाद मनोज भी वहां से निकल जाता है। अगले दिन शाम का समय, कशिश कार ड्राइव कर रही थी। मायरा उसके साथ आगे बैठी थी और अभियान पीछे की सीट पर बैठकर गंभीरता से अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। मायरा अपने टैब में कुछ पढ़ रही थी। तभी कशिश एक जगह जाकर कार को रोकती है, जिसे देख मायरा सामने देखती है। सामने बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग अपने हाथ में बैनर लिए हुए थे और एमएसआर चिल्ला रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मायरा की कार सड़क पर ही रुक गई थी। भीड़ देखकर मायरा हैरानी से कशिश से कहती है, कशिश, ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, और ये सब पागलों की तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? कशिश मायरा की बात सुन एक अजीब सी तरह देखती है। बॉस, आप क्या कह रही हैं? ये आपके फैंस हैं, और ये यहाँ आपका कॉन्सर्ट देखने आए हैं, और ये आपका ही नाम चिल्ला रहे हैं। देखिए, उनके बोर्ड्स पर जो एमएसआर लिखा है, मायरा सिंह राठौर। मायरा कशिश की बात सुनकर बोर्ड की ओर देखती है। हाँ, कशिश सही कह रही थी। बोर्ड पर एमएसआर लिखा था और एक लड़की की तस्वीर चिपकी थी जिसका चेहरा मास्क से ढका था। मायरा उसे देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, ओह, तो क्या मैं सच में इतना अच्छा गाती हूँ कि इतने सारे लोग मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं? कशिश मायरा की बात सुन अपना सिर खुजलाने लगती है, हैरानी से भरी आवाज में, बॉस, आप बहुत अच्छा गाती हैं, और इंडिया में आपका पहला कॉन्सर्ट है। पिछले 3 सालों से आप कॉन्सर्ट कर रही हैं, पर दूसरी कंट्रीज में, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि आपको इन सब के बारे में कुछ पता ही न हो? मायरा कशिश की बात सुनकर अजीब सी मुस्कान देती है, मुझे सब पता है, तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ, मुझे आज क्या गाना है? मायरा की बात सुन कशिश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी में कहती है, क्या आपको ये नहीं पता कि आपको गाना क्या है? क्या आपने रिहर्सल नहीं की है? मायरा कशिश की बात सुन बेहद मासूमियत से ना में सिर हिला देती है और कहती है, नहीं, मैं कल बहुत बिजी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मायरा की यह बात सुन अभियान की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो आगे आकर मायरा के गाल प्यार से खींचकर कहता है, आओ, सो क्यूट, माय बेबी।
अभियान की बात सुन मायरा शर्माकर मुस्कुराने लगती है। बेचारी कशिश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। कुछ देर बाद कशिश मायरा को लेकर अंदर ग्रीन रूम में जाती है और उसे कपड़े देती है जो उसे बदलने थे और बाकी सब अरेंजमेंट देखने लगती है। अभियान मायरा के साथ उसके ग्रीन रूम में था। वो उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, क्या तुम नर्वस हो? मायरा अपनी आंखें छोटी करके, और वो क्यों, क्या मुझे नर्वस होना चाहिए? अभियान मुस्कुराते हुए, नहीं, क्योंकि तुम बेस्ट हो। मायरा मुस्कुराकर, बिल्कुल। कुछ देर अभियान से बात करने के बाद मायरा का स्टेज पर जाने का समय हो जाता है। मायरा ने एक जेंसी लुक लिया था। उसने एक बैगी पैंट्स और क्रॉप टॉप पहना था और उसके ऊपर एक हैवी जैकेट और चेहरे पर मास्क था। कॉन्सर्ट हॉल दर्शक से खचाखच भरा हुआ था। दर्शक जोर जोर से शोर मचाए जा रहे थे और एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, MSR, MSR। हूटिंग और शोर बहुत ज्यादा था जो पूरे शहर में गूंज रहा था। वहीं VIP सेक्शन में खड़ा अभियान कशिश के साथ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और आंखों में अपनी जान के लिए गहरा गर्व था। उनकी और मायरा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उन दोनों ने बहुत कुछ सहा था, तब जाकर वे इस मुकाम पर कामयाब हुए थे। बहुत बार उनकी जान को खतरा आया और बहुत बार उसकी जान जाते जाते बची, और एक बार तो वो मायरा को लगभग खो चुका था। बहुत कुछ झेलने के बाद आज वो बिजनेस वर्ल्ड का किंग मिस्टर ए यहाँ था और मायरा जो अंडरवर्ल्ड की रानी और बिजनेस की क्वीन माया थी। लेकिन आज जो वो करने जा रही थी वो कुछ अलग था, केवल कला, और वो उसके लिए बहुत खुश था और एक्साइटेड भी। कुछ देर में स्टेज की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और दर्शक एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। फिर स्टेज बीच में से खुलता है और उसके बीच से मायरा ऊपर आती है और साथ ही उसकी सपोर्टिंग टीम भी। मायरा के ऊपर आते ही स्टेज की सारी लाइटें तेज हो जाती हैं और दर्शकों की हूटिंग फिर जोर से शुरू हो जाती है। मायरा अभी पीछे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। तभी मायरा धीरे से गाना शुरू करती है, यू द लाइट, यू द नाइट, यू द कलर ऑफ माई ब्लड, यू द क्योर, यू द पेन, यू द ओनली थिंग आई वांट टच, नेवर न्यू दैट इट कुड मीन सो मच, सो मच। और उसकी आवाज सुन एक बार फिर से दर्शक शांत हो जाते हैं, क्योंकि मानो वे मायरा की आवाज में कहीं खो गए हों। धीरे धीरे मायरा अपनी जगह से पलटती है और उसके चेहरे पर पूरा मास्क लगा था। मायरा का मास्क देख दर्शक मानो पागल हो जाते हैं, क्योंकि ये वही खास मास्क था जो मायरा पिछले 3 सालों से पहनती आ रही है। मायरा गाना गाते हुए आगे आती है और अपना गाना जारी रखती है। धीरे धीरे कॉन्सर्ट अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जहां हर कोई मायरा की आवाज का दीवाना हो चुका था, उसकी आवाज सुन पागल हो चुका था। वही कशिश जो ये सब देख रही थी, वह तो बेहद हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी सिंगिंग मायरा कर रही है, वो भी बिना किसी प्रैक्टिस के और बिना किसी रिहर्सल के। मायरा का आज का परफॉर्मेंस उसके अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। वो परफॉर्मेंस से पहले काफी नर्वस थी कि मायरा सब कैसे करेगी, क्योंकि शो लाइव था और शो में मीडिया भी आई थी और कॉन्सर्ट के बाद सवाल जवाब भी होने वाले थे। पर मायरा की परफॉर्मेंस देख वो समझ चुकी थी, उसकी बॉस का कोई मुकाबला ही नहीं है। सी इज थे बेस्ट। कुछ देर बाद आखिरी गाने की बारी आती है। मायरा दर्शकों से कहती है कि दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू माई लव। गाना वो अपने प्यार के लिए गा रही है, जो उसकी जान है, जिससे वो बहुत प्यार करती है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। इतना बोल वो जोर से 3 बोलती है, लव यू। अभी दर्शक जब सुनते हैं कि उनकी आइडल की लाइफ में कोई है तो कुछ तो खुशी से चिल्लाने लगते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। अभी नहीं, कुछ लड़के फैंस डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, ये जान कि उनकी आइडल मिंगल है। मायरा अपनी आंखों में दुनिया जहां का प्यार लेकर दूर खड़े अभियान को देखकर गाना गाना शुरू करती है। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे माही आजा रे, माही आजा रे। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा।
आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, सजा जा रे, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही। माही 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 माही, धड़कनों में माही, सांसों में है माही। तू ही है मेरे दिल की तमन्ना, तेरी ही यादें हर लम्हा। दे मुझे दे अपना आंचल, धूप में जलता मैं हर पल, तुझ में है कुछ ऐसी घटा सा जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा, आ तू मेरी प्यास बुझा जा रे। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। मेरे माही, मेरे माही, तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही। माही 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 माही, बस मेरा तू माही, सांसों में है माही। है मुझे है तेरा अरमान, है तुझे है मेरा बनना, हर घड़ी तेरी दिल में आहट। तू मिले मिल जाए राहत, जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्यों है खफा सा, आजा मेरी बाहों में आजा रे। जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्यों है खफा सा, आजा मेरी बाहों में आजा रे। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, माही। दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही, मेरे माही। जैसे ही अंतिम गाना खत्म होता है, पूरा हॉल गूंज उठता है। तालियों की गड़गड़ाहट और हूटिंग का तूफान आता है। वही अभियान जो दूर खड़ा था, अब सिर्फ अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मायरा को देख रहा था। उनकी नजरें इतनी गहरी थी, मानो वे दुनिया की हर मुश्किल को पार कर चुके हों और अब सिर्फ इस मायरा को जी रहा हों। इधर राठौर मेंशन में भी दीपिका टीवी पर लाइव कॉन्सर्ट देख रही थी। वो खुशी से तालियां बजाने लगती है और कहती हूँ हाउ रोमांटिक। बाकी सब उसके आसपास ही बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इस बीच गीता जी 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आए थी, क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब थी। असल में जब सबने उनसे मिलने का सोचा, तब मनीष ने झूठ कह दिया कि उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है, इसलिए उनसे कोई न मिले। इसलिए वह 2 दिन से अपने कमरे में बंद थी। वहीं सानिया, जिसे उसके कमरे से बाहर निकाल दिया गया था, वह भी वहीं सबके साथ बैठी थी। एक कोने में उसकी आंखें भी टीवी पर थी, पर दिमाग कहीं और था। दिमाग में बस यही तूफान चल रहा था कि वह कैसे भी ये बात बाहर जाने से रोके कि वह कौन है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी सारी प्लानिंग, उसकी सारी रेप्यूटेशन, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग आज उसके पीछे पीछे घूमते हैं, कल उसे मजाक उड़ाएंगे, उसे पूछेंगे भी नहीं। कॉन्सर्ट हॉल में मायरा दर्शकों के सामने खड़ी थी, माइक उसके हाथ में था। उसकी प्रेजेंस में एक जबरदस्त चुंबकीय शक्ति थी। वो सबको देखते हुए एक गहरी आवाज में कहती है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ MSR, जिसे आप सब जानते ही हैं। दर्शक उसकी बात पर पागलों की तरह फिर से चिल्लाने लगते हैं। मायरा सबको देखकर हाथ के इशारे से उन्हें शांत कराती है, और देखते ही देखते उस विशाल हॉल में एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। मायरा गंभीरता से कहती है, तो मुझे आप सबसे के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। आप सब बहुत बेसब्री से ये जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, कैसी दिखती हूँ, मेरी फैमिली में कौन है, कहाँ से हूँ। तो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं किस परिवार से आती हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, और वो सब जो आप जानना चाहते हैं। मायरा की बात सुन दर्शकों में एक गहन शांति पसर जाती है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। ये कुछ अलग था। सब आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सबके चेहरे पर अत्यधिक उत्साह और इस खुशी की चमक थी कि वे आज अपने स्टार का असली चेहरा और पहचान देखने वाले हैं। इधर राठौर मेंशन में दीपिका ये बात सुनकर अपने कान टीवी से लगाकर बैठ जाती है। ये देख जानकी जी, दादी, कहती हैं, ऐसा क्या देख रही हो तुम, जो उसी में पूरी मग्न हो। अपनी दादी की बात सुन दीपिका एक्साइटमेंट से, अरे दादी, आप नहीं जानती इसे, ये एक बहुत बड़ी सिंगर है। पिछले 3 साल से ये कॉन्सर्ट कर रही हैं और आज तक किसी ने इसे देखा नहीं। ये बहुत मिस्टीरियस है। लोगों का कहना था कि ये बहुत बुरी दिखती है, इसलिए अपना चेहरा छुपाती है, और आज ये अपना चेहरा सबको दिखाने वाली है, बताने वाली है ये कौन है।
कुश सिंह राठौर केएसआर अपने डैड से बात कर रहे थे। दीपिका की बात सुन उनका ध्यान भी उस तरफ चला जाता है और टीवी देखते हुए उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। इधर मायरा दर्शकों को गहराई से देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आर यू एक्साइटेड? दर्शक तेज आवाज में पागलों की तरह दहाड़ते हैं, यस सिस। मायरा ग्रेस के साथ अपना मास्क निकालती है। धीरे धीरे उसका मास्क उसके चेहरे से अलग होता है। जैसे ही मास्क हटता है, पूरे हॉल में एक गहरी सन्नाटा छा जाता है, जैसे सबका दम थम गया हो। ठीक उसी पल इधर राठौर मेंशन में दीपिका जैसे ही टीवी पर मायरा को देखती है, उसके मुंह से एक तेज चीख निकल जाती है। मायरा, धप की आवाज से रिमोट उसके हाथ से गिर जाता है, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। सानिया अपनी जगह से उठ के खड़ी ही जाती है। उसका फेस ऐसा लगता है मानो उसका सारा खून चूस किया किसी ने। मायरा का खूबसूरत चेहरा दर्शकों के सामने था और सब उसकी ब्यूटी देख मेमोराइज्ड थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी एमएसआर इतनी ब्यूटीफुल होगी। स्पेशली मायरा की ग्रीन आईज साइन कर रही थी। कुछ पल हाल में बिल्कुल खामोशी जा जाती है, पर फिर कुछ देर की खामोशी के बाद मायरा कॉन्फिडेंस से दर्शकों को देखकर बोलना शुरू करती है। सो हियर आई एम माई सेल्फ मायरा सिंह राठौर, डॉटर ऑफ बिजनेस किंग कुश सिंह राठौर। आप सबकी एमएसआर, डॉटर ऑफ केएसआर। मायरा की बात सुनकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे। उनकी पसंदीदा यूथ सिंगर एक तो इतनी यंग और खूबसूरत है, और दूसरा वो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। ये बात सबको हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मायरा सबको देखकर कहती है, तो मैंने अपने बारे में आप सबको बता दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मायरा की बात सुन कुछ पल तो सब चुप रहते हैं और फिर सब अपने हाथ उठाने लगते हैं। उन्हें माइक दिए जाते हैं तो कोई पूछता है, आपका बॉयफ्रेंड कौन है? कोई पूछता है, आपने आज तक अपना चेहरा हाइड क्यों किया? ऐसे ही तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है वो सवाल आता है जिसके लिए ये सब हुआ था। एक व्यक्ति माइक लेकर खड़ा होता है और सीधे हमला करते हुए पूछता है, आपने कहा आप कुश सिंह राठौर की बेटी हैं, तो क्या शान सिंह राठौर आपका भाई है? क्या आप एक क्रिमिनल की बहन हैं? दर्शक से एक और आवाज आती है, शान आपका भाई है। उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और आप उसकी बहन हैं। आप इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती हैं? धीरे धीरे एक दो और सवाल इसी तरह से आते हैं। मायरा उन सब की बातों और सवालों को सुन मुस्कुराती है। उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। वो बड़े ही विनम्र ढंग से कहती है, गुड क्वेश्चन, पर आप लोगों से एक गलती हुई है कि शान मेरा भाई है। शान मेरा भाई नहीं है। भाई क्या, वो मेरा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर दर्शकों में पुनः हैरानी छा जाती है। कोई पूछता है, ये आप क्या कह रही हैं? वो आपके डैड का बेटा है। वो आपका भाई हुआ ना फिर। और उसके केस के बारे में तो अब सब जानते हैं। मायरा उनकी बात सुन एक सीरियस फेस के साथ आत्मविश्वास से, कुछ चीजें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता हैं, तो मैं पहले वो आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब देना पसंद करूंगी। इतना बोल वो अपनी पीछे लगी बड़ी सी स्क्रीन की ओर इशारा करती है और उस पर एक डीएनए रिपोर्ट आने लगती है। मायरा सबको देखकर स्पष्ट शब्दों में कहती है, शान और उसकी बहन का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मेरे डैड बस उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, दैट्स इट। और जो भी शान ने किया, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी मैं अपनी फैमिली की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं आप सबके सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। इतना कह मायरा मुस्कुराते हुए सामने देखती है। मायरा ने अपने शब्द बहुत ध्यान से चुने था और यह पूरी तरह जनसंपर्क की दृष्टि से एकदम सही था। अपनी बात कहने के बाद वो एक अच्छी खासी स्पीच देती है जिससे लोगों उसकी बात से पूरी तरफ कन्विंस हो जाते हैं और मायरा के लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मायरा बहुत क्लेवरली सिचुएशन को हैंडल करती है। मीडिया को एक मसालेदार खबर मिल चुकी कि केएसआर की फर्स्ट वाइफ में उन पर चिट किया, फिर भी उन्होंने उनके बच्चे को हमेशा सपोर्ट किया और उनके लिए इतना कुछ किया। दूसरी तरफ भारत से दूर एक सुनसान जगह पर एक महल नुमा घर में एक आदमी अपनी तेज आंखों से टीवी पर मायरा का कॉन्सर्ट देख रहा था और उसके कहीं एक एक शब्द को सुन रहा था, एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। जैसे ही मायरा अपनी बात खत्म करती है, ठीक उसी पल वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, एक पागलपन और क्रूरता से भरी हुई। हंसते हंसते वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, मान गए तुम्हें मायरा। लिटिल किड, कितनी बार कोशिश की तुम्हें मारने की, फिर भी आज तुम जिंदा हो।
और एक एक करके तुमने अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना भी शुरू कर दिया। तुम तूफान हो, तूफान, पर मैं भी कम नहीं हूँ। तुम अभी बच्ची हो मेरे सामने। हाँ हाँ हाँ। इतना कह वो आदमी फिर हंसने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और अपना सर झुका लेता है और दबे स्वर में कहता है, माइकल सर, पता चला है कि मिस्टर ए भारत में है इस समय। और वो सनकी इंसान, जो कोई और नहीं माइकल था, सामने खड़े आदमी की बात सुन उसे खतरनाक तरीके से घूरता है और धीमे से पूछता है, और क्या? तो वह आदमी घबराकर कहता है, सर, वो फिर से पैनिक कर रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही है वो। इस आदमी की बात सुन वो खतरनाक इंसान, माइकल, गुस्से से घर के बाहर चला जाता है। तो कौन है ये खतरनाक आदमी और कौन कर रहा है पैनिक? क्या रिएक्शन होगा माउरा की फैमिली का उसकी न्यू आइडेंटिटी सामने आने पर? और कैसे पूछेगी मायरा मिशेल? टीके टू बी कंटिन्यूड।